आपके जमीन का भी धोखाधड़ी से कोई रसीद कटा लिया है तो अब आपको उसको सबक सिखा देना है। और सबक आप कैसे सिखाएंगे, यानी बहुत लोग क्या करते हैं, जमीन ये मान लेते हैं ये रसीद जो कटा लिया फर्जी है, ये आपका जमीन है, उस जमीन का ये रसीद कटा लिया है, अब जमीन को कब्जा भी कर लिया, अब तो उसके नाम से सरकार को टैक्स जा रहा है, जमीन का वो रसीद कटा लिया है, वो जमीन को अपना बता रहा है और साथ में ऐसा कोई फर्जी कागजात भी बना लिया है। तो आखिरकार आपको क्या करना है, इस व्यक्ति को सबक कैसे सिखाएंगे जो कि फर्जी कागजात के आधार पर आपके जमीन का रसीद कटा लिया। देखें, फर्जीवाड़ा करना मतलब और ये जो है अपराध है, कानूनन अपराध है। यानी अगर कोई फर्जीवाड़ा करता है, अगर कोई यहाँ पर जालसाजी करता है, तो अगर कोई यहाँ पर जो है धोखाधड़ी करता है, तो ये सभी जो है ना कानूनी अपराध है। ये कानूनी अपराध है और इसमें सजा भी होता है। आप अगर जाली दस्तावेज तैयार करेंगे, जाली कागजात तैयार करेंगे, तो एक तो आप तो कोई व्यक्ति को ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, साथ में अगर ऐसा कागजात तैयार कर रहे हैं जो कि सरकार को भी आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, सरकार को भी आप ठग रहे हैं, तो ये कानूनी अपराध है और इसमें जेल भी जाना पड़ता है, साथ में जुर्माना भी लगता है। तो इसलिए धोखाधड़ी से अगर आपकी ज़मीन का कोई रसीद कटा लिया ना, तो अब आपको छोड़ना नहीं है, उसको सबक सिखा देना है। लेकिन कैसे सिखाएंगे, क्या प्रक्रिया है? तो देखें, जमीन का जो रसीद होता है, जमीन कहीं भी है, आपके नाम से जमीन, अगर आपके नाम से जमीन का केवाला हो, ये जमीन है और इस जमीन का अगर आपके पास जमीन का केवाला होगा, इस जमीन का अगर आपके पास खतियान होगा, इस जमीन का अगर आपके पास वसीयत होगा, इस जमीन का अगर आपके पास यहाँ पर गिफ्ट डीड होगा, ये सभी ऐसे दस्तावेज है ना जिससे कि आप इस दस्तावेज के आधार पर आप जमीन का लगान रसीद कटा सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके पास जो है नहीं है, फिर आप रसीद कटा लिए, तो वो रसीद अवैध होगा। रसीद, आप जो रसीद कटाते हैं उसके लिए प्रक्रिया होता है, वो होता है दाखिल खारिज का। आप अपने दस्तावेज का दाखिल खारिज करा लेते हैं, केवाला हो, खतियान हो, वसीयत हो, और ये इसके बाद जो पुराना मालिक होता है उनका नाम को हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है, और जो नया मालिक है उसका नाम को दर्ज कर दिया जाता है, और जिसके नाम से वर्तमान में रसीद कट रहा है उसको नया मालिक समझा जाता है। और ये सारा प्रक्रिया होता है, आप अपना अंचल में जाते हैं, आप अपने तहसीलदार के पास जाते हैं, आपका जो सर्कल ऑफिसर है, अंचल अधिकारी है, उनके पास जाते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, आपके ज़मीन का दाखिल खारिज करने के बाद जो है आपके ज़मीन का रसीद काट देते हैं और आप सरकार को राजस्व देने लगते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। यानी जो अंचल अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, उनके पास से ही आप ज़मीन का रसीद कटा लेते हैं अपने टाइटल के अकॉर्डिंग। यानी आपके पास टाइटल साबित करने के लिए जो दस्तावेज होते हैं, उसी दस्तावेज के आधार पर। अब यहाँ पर कोई किसमें धोखाधड़ी कर लिया, फर्जीवाड़ा कर लिया, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आपको कई कार्य करने होंगे। और एक काम आपको तुरंत करना है, मान लेते हैं कि वो है उस व्यक्ति के ऊपर, यानी जो आपका यहाँ पर नज़दीकी जो आपका थाना है, उस थाना में जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ जो है धोखाधड़ी का, है ना, धोखाधड़ी का जो है केस यहाँ पर दर्ज करा दें। ये काम आपको कर देना है। अब पुलिस उसके लिए जो भी जांच करे, लेकिन यहाँ पर उसके बाद का जो उपाय है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। वो है कि अब यहाँ पर आप ये आखिरकार जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, रसीद है, इसको कैंसिल कहाँ से होगा। ये यानी ये आखिर जो इस तरह से रसीद फर्जी है, इसको रद्द हम कहाँ से कराएंगे। तो रद्द कराएंगे, इसके लिए कोर्ट में कलेक्टर को पावर है। यानी जो कलेक्टर हैं
उनको पावर होता है। और यहाँ पर कुछ राज्य में जो कलेक्टर है वो है यहाँ पर एडिशनल कलेक्टर कोर्ट बना हुआ है, यानी एडीएम कोर्ट भी आप कह सकते हैं। यानी एडीएम जो है वो बैठते हैं और उनके पास जो है रेवेन्यू से संबंधित, लैंड रिफॉर्म से संबंधित जो है वो पावर है। अब उनके पास है कि आप केस फाइल करेंगे, उनके पास जो है केस करेंगे और उसके लिए आप एक वकील से भी संपर्क कर लेंगे ताकि आपका जो भी हो सारा कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। और आप उनसे कहेंगे कि जो व्यक्ति हम जमीन का रसीद कटाया है उसके पास दस्तावेज जो है वो वैलिड नहीं है, जिस आधार पर वो जमीन का रसीद कटाया है वो अवैध दस्तावेज है, उसका कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है। अरे कानूनी तौर पर अगर मान्यता नहीं है तो उस तरीके से अगर कोई गलत तरीके से जमीन का रसीद कटा लिया है तो वो रसीद रद्द हो जाएगा। आप गलत तरीके से दाखिल खारिज करा लेंगे, आपका दाखिल खारिज रद्द हो जाएगा, म्यूटेशन गलत हो जाएगा, म्यूटेशन रद्द हो जाएगा, जमाबंदी गलत हो जाएगा, जमाबंदी रद्द हो जाएगा। यानी आप गलत तरीके से अगर कार्य करेंगे तो यहाँ पर कलेक्टर को पावर है और जैसे ही आप केस फाइल करेंगे जो सामने वाला पार्टी है उसको नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद उस व्यक्ति से जो है यहाँ पर जवाब मांगा जाएगा। ठीक है, अब जवाब देने के बाद तो कागजात भी जमा करेगा, वो फर्जी कागजात जिसके आधार पर दाखिल खारिज। तो अगर वो कोर्ट में जाकर फर्जी जो है दस्तावेज दिया और ये साबित हो गया कि ये तो अनरजिस्टर्ड है, गलत है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कल को जो है यानी वो जाली दस्तावेज अगर बन जाए मिलेगा तो वैसे सिचुएशन में तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी। तो बहुत ऐसा केस है ना जहां पर जो है जब फर्जी दस्तावेज जमा करने की बात आती है कि आप कैसे रसीद कटाए, कैसे आप मालिक बता रहे हैं, तो लोग फर्जी दस्तावेज लेकर जाते ही नहीं। यानी उनको भी लगता है कि अब जो है एक तरह से हम और फंस सकते हैं और उलझ सकते हैं। तो आप देखें ये जो आदेश है एडीएम कोर्ट का आदेश है, एडीएम का पावर की बात करें तो ये साफ साफ देखें यहाँ लिखा हुआ है कि उपयुक्त तथ्यों एवं संलग्नों कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मामला से संबंधित जो है आवेदन के द्वारा श्रीमान जो है न्यायाधीश वरीय कोटि दायर किया गया है जो सुनवाई हेतु लंबित है। मतलब ये कि अगर आपका जो मामला है इसी जमीन को लेकर जिसके रसीद को आप कैंसिल कराना चाहते हैं, अगर ये कहीं पर मामला लंबित है यानी वरीय कोर्ट में हो गया कि जहां ये अभी आए हैं ना इससे ऊपरी कोर्ट में ये लंबित है, जो सुनवाई हेतु लंबित है, मतलब सुनवाई हेतु वो लंबित है। तो इसी जमीन का मामला, ये सेम जमीन का मामला अगर आपका ऊपरी अदालत में कहीं पर भी लंबित है, साथ ही खतियान में सुधार करना राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रहने के फलस्वरूप, मतलब जमीन का जो खतियान है ना वो उसमें सुधार करना कोई कलेक्टर का पावर नहीं है। ठीक है, कलेक्टर का यहां पर पावर नहीं है खतियान में सुधार। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये उनके दायरे से बाहर है। तो न्यायालय से जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या में किसी भी तरह का आदेश पारित करना जो होगा ना वो न्यायोचित, वो यहां पर समीचीन नहीं होगा। तो इसे सिचुएशन अतएव वादी द्वारा दाखिल खारिज जमाबंदी रद्दीकरण आवेदन को खारिज किया जाता है और पीड़ित पक्ष चाहे तो वो सक्षम न्यायालय में अपना दावा पेश कर सकते हैं। ठीक है, यानी अब पीड़ित पक्ष जो है उसके ऊपर अब अधिकार उनको हो गया कि अब वो अगर चाह रहे हैं तो सक्षम न्यायालय में अपना दावा पेश कर सकते। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि आखिरकार सक्षम न्यायालय होता क्या है। यहाँ पर जो यहाँ लिखा गया कि सक्षम न्यायालय में आप अपना दावा पेश कर सकते हैं, तो सक्षम न्यायालय होता क्या है। तो देखें, सक्षम न्यायालय जैसे कोई जमीन का मामला है, जमीन के लगान का मामला है, रसीद का मामला है, या यहाँ पर जो है धोखाधड़ी का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है,
मारपीट का मामला है, मारपीट का मामला हो गया। उसके बाद जो है संपत्ति का हक का मामला हो गया, संपत्ति का हक। उसके बाद पैसों का दावा, पैसों का दावा के लिए भी, यानी ये सभी के लिए सक्षम न्यायालय आप जा सकते हैं। और जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट ही को आप सक्षम न्यायालय कहते हैं, ठीक है। सिविल कोर्ट जो होता है वो सक्षम न्यायालय होता है। तो इन सभी समस्याओं को लेकर आपको अब सिविल कोर्ट में आप दावा पेश कर सकते हैं। इस जजमेंट के अगर आपको लगता है कि ये आपके पक्ष में नहीं हुआ तो आप अपील कर सकते हैं। ये है पूरा प्रक्रिया। अगर आपका कोई सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।